स्टूडेंट्स, ऑल माय डियर फ्रेंड्स, स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर बहुत अच्छा लेकर के आया हूँ और चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ साथ लिखना भी, ताकि जो मैं बोलूँगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, और साथ साथ सेंटेंस के ऊपर गौर करना। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो शायद चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं तो चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने टेंसेस नहीं पढ़े हैं, वीडियो लेक्चर टेंसेस पे बने हुए हैं, आप उनको भी देखिएगा। तो एम्फैटिक वर्ब, तो हमारा चैप्टर क्या है? एम्फैटिक। एम्फैटिक का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको यही जानना जरूरी है। इस एम्फैटिक का जो हिंदी सेंस है वह जोरदार। क्या वर्ड है इसका मतलब? जोरदार। इसका मतलब जोरदार है। तो जोरदार का मतलब क्या है कि सिंपल बात को आपको जोरदार और दबाव तरीके से कैसे कहना है। बात समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे कहेंगे? वे ध्यान दें, मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य बताऊंगा और उसी को चेंज करके बताऊंगा कैसे वो जोरदार वाक्य बना। जैसे ध्यान दें, राम पढ़ने जाता है। देखो, इसमें कोई जोरदार वाली बात आ रही है? किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल है, राम पढ़ने जाता है। अगर आप इसको जोरदार या दबाव वाक्य, ऐसा वाक्य बनाना चाहें जिसमें दबाव नजर आए, जोरदार वाक्य बने, ठीक, तो सबसे पहले आप इसी की इंग्लिश बना लीजिए। राम गोज टू स्टडी। क्लियर हो गया? तो एक ध्यान दें, एम्फैटिक जो वर्ब डू डज डिड हैं, वाक्य में आने वाली वर्ब से पहले यूज करेंगे। एक बात ध्यान दे लीजिए, वाक्य में आने वाली वर्ब से पहले इसे रखा जाएगा। क्लियर हो गया? अब पहले ऊपर वाले वाक्य को हिंदी में बदल दें आप। देखो, या ये लिखा हुआ ऐसे ब्रैकेट में यूं लिख के आ गया है आपका, ऐसे, या एम्फैटिक करके लिखा हुआ है, या फिल करने को आया है, या बाय यूजिंग एम्फैटिक सेंटेंस आया है, कैसे भी हो सकता है। आप ऊपर वाले वाक्य को बदलने पड़े। राम पढ़ने जाता तो है। राम पढ़ने जाता तो है। क्लियर हो गया? या बोलेंगे राम पढ़ने अवश्य जाता है। राम पढ़ने अवश्य जाता है। या आपने बोल दिया राम पढ़ने जरूर जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इस तरीके से वाक्य को आपने चेंज किया या आपने जोरदार वाक्य बनाया। मैं ये काम करता तो हूं, यानी कि आपसे कोई बोले आप ये काम नहीं करते हैं, आप वहां नहीं जाते हैं, तो आप गुस्से में आके चिल्ला के बोल मैं जाता तो हूं। आप वाक्य अपने को ऐसे बोलते हैं ना। या आपकी मम्मा आपसे कुछ कह रही हो कि ये काम कर लिया बेटे, आपने पढ़ा नहीं, कल आपका पेपर, मम्मा मैं पढ़ता तो हूं। जब आप ऐसे पढ़ता तो हूं दबावपूर्वक अपने वाक्य को पूरा जोरदार तरीके से बोलते हैं, तब आप किसका यूज करेंगे? क्या बताया मैंने कि मुख्य क्रिया से पहले आपको डू डज डिड का प्रयोग करना है। ठीक, डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए और डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। पहले मैं प्रेजेंट का ही वाक्य बना रहा हूं। देखें, राम डज। देखिए, अब राम डज लिख दिया मैंने, इस डू में एस और ईएस आ गया है, लेकिन अब इस मुख्य क्रिया में जो इसकी मेन वर्ब है उससे पहले आप लगा चुके हैं इसे। अब उसको फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे, गो टू स्टडी। समझ में आ गया? दोबारा आप एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आप इसमें एस और ईएस का यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वे गाना गाते हैं। वे गाना गाते हैं। तो अब आपको इसको क्या बनाना है? आपने इसको एम्फैटिक वाक्य बनाना है। इसकी पहले इंग्लिश बना लीजिए, दे सिंग आ सॉन्ग। वे गाना गाते हैं। अब इसको क्या बने? वे गाना गाते तो हैं। आपने कैसे बदला इसे? वे गाना गाते तो हैं। अब वाक्य को जोरदार बना रहे हैं। मैं आपको यह इस प्रकार से नहीं बता रहा हूं कि जब वाक्यों में तो करके आए, जाता तो हूं, ऐसा नहीं। सिंपल आप वाक्य को, कैसे भी वाक्य आपके सामने आ रहा है, आप उसको जोरदार कैसे बनाएंगे समझ लीजिए।
वे गाना गाते तो हैं, वे गाना अवश्य गाते हैं, वे गाना जरूर गाते हैं। 3 कंडीशन आ रहे हैं आपके सामने, देखिए। वे गाना जरूर गाते हैं, वे गाना जरूर गाते हैं। दे, अब देखें, ये आपका प्लूरल कॉन्सेप्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां फर्स्ट फॉर्म आई है तो प्लूरल के साथ आपका क्या आ जाएगा, डू। सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूं, अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं आप समझ गए होंगे। दे डू सिंग आ सॉन्ग। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? और देख लीजिए आप इसके वाक्य। मैं यह कार्य करता हूं, मैं यह कार्य अवश्य करता हूं, मैं यह कार्य जरूर करता हूं। ठीक, तो आई डू दिस वर्क। अब आप इसको चेंज कर दीजिए, जोरदार कैसे बनाएंगे ऊपर वाले वाक्य को, मैं यह कार्य करता तो हूं, करता तो हूं, आई डू। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ये तो आपका एम्फेटिक वर्ब वाला डू था, लेकिन मुख्य क्रिया क्या भी है, फर्स्ट फॉर्म में डू ही है। क्या है, आई डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। बच्चे साथ में मैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बताऊंगा, रुके रहिएगा। ये मत सोचना कि मेरे को 2 आ गए आप छोड़ दूं, लेकिन अगले कॉन्सेप्ट इसके इंपेरेटिव के भी हैं, पास्ट इंडेफिनिट का भी है। ठीक, लगातार बने रहिएगा और साथ साथ लिखते रहें। वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है। शी कुक्स फूड या शी प्रिपेयर्स फूड। अब आप इसको कैसे जोरदार बनाएंगे वाक्य को, वह खाना बनाती तो है, वह खाना बनाती तो है। ठीक, तो आपने क्या करेंगे, शी डज। मेन वर्ब से, मुख्य क्रिया से पहले हम इसका प्रयोग कर दे रहे डू डज डिड का। ठीक, शी डज कुक फूड। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? देखें, राम ने एक पत्र लिखा, राम ने एक पत्र लिखा। आप पहचान गए हैं कौन सा टेंस है, राम ने एक पत्र लिखा। जब भी कोई कार्य पहले हुआ होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे आप डिड का, राम रोट आ लेटर, राम रोट अ लेटर। आप सेकंड फॉर्म से समझ गए होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसका यूज करेंगे, डिड का। किसका यूज करेंगे, तो राम डिड। अब यहां ध्यान दें, पहले से सेकंड फॉर्म डू की डिड लग गई है, अब उसके बाद इस रोट की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, राम डिड राइट आ लेटर, राम डिड राइट अ लेटर। देखिए, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। उसने मेरी सहायता की तो थी, राम ने पत्र लिखा तो था, ऊपर वाले का, राम ने पत्र लिखा तो था।
उसने मेरी सहायता अवश्य तो की, समझ नहीं आ रहा, उसने मेरी सहायता जरूर की। क्लियर हो गया? तो ही डिड हेल्प मी, ही डिड हेल्प मी। क्लियर है? नोट कर रहे हैं ना? नोट करते रहिए। अगर आप नोट करेंगे तो आपके पास एक नोट्स बन जाएगा, तो आपके हमेशा काम आएगा। ठीक है? और स्टूडेंट्स लास्ट में मैं आपको 10-12 वाक्य भी दूंगा बनाने के लिए, आप बना करके उनको अपने आप को चेक भी करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके भी आप चेक करवा सकते हैं। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स आते हैं वो भी जरूर अपना काम जरूर दिखाए करें। मैं काम मांगता हूं, आप देते नहीं हो। और जहां पर आप कमेंट बॉक्स में मैं अक्सर देखता हूं कि अलग अलग चैनल्स के मैंने देखे हैं, बहुत सारे बच्चे नीचे सवाल पूछते हैं, उनके पास जवाब नहीं आता है। ठीक है नहीं? और यहां पर मैं कहता हूं कि आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा, और यहां कोई सवाल नहीं पूछता है। कम से कम जिस वर्क को मैंने दिया है उसे तो सेंड करें, आप मेरे पास सेंड करेंगे तभी तो हमें भी अंदाज होगा कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है नहीं? माई मदर वेंट टू टेम्पल। तो हिंदी में क्या हो जाएगा? मेरी माताजी मंदिर गई थी। तो आपने इसको बनाना है इंफैटिक वाक्य। कैसे बनाएंगे? मेरी माताजी मंदिर गई तो थी। क्या बोलेंगे? माताजी मंदिर गई तो थी। तो सेंटेंस में क्या करेंगे? ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले आप एम्फेटिक वर्ब का यूज कर देंगे। माई मदर डिड गो। ध्यान रखना है, यहां पर सेकंड फॉर्म थी, यहां पर सेकंड फॉर्म डिड लगा दिया है, और डिड के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। माई मदर डिड गो टू टेम्पल। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? अब ध्यान दें, यदि आपके सेंटेंस इंपेरेटिव होते हैं, क्या होते हैं? इंपेरेटिव। तो सबसे पहले आपको देखना है इंपेरेटिव का मतलब क्या है। इंपेरेटिव का मतलब आदेशात्मक वाक्य। कैसे वाले? लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। इंपेरेटिव का मतलब आदेशात्मक। आदेशात्मक होते हैं जिनमें आप किसी से कुछ भी करने के लिए कहे जाने पर, परिभाषा देखें, किसी से कुछ भी करने के लिए कहे जाने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। किससे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। क्लियर हो गया? तो वो वाले वाक्य कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे सेंटेंस दें आपको, वहां जाओ। तो बच्चे ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव। लिख लीजिएगा आप। मैं इंपेरेटिव लिख नहीं रहा हूं, ना मैंने परिभाषा लिखी है। और अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस ना आते हो तो आप वीडियो लेक्चर में जाकर के देखें, मैंने इंपेरेटिव के ऊपर एक लेक्चर बनाया है, उस लेक्चर को कंप्लीट सुन लीजिएगा। आपको इंपेरेटिव के सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। यहां पर आप इतने में रहिए, वहां जाओ, यहां आओ, खिड़की खोलो, उसकी सहायता करो, डॉक्टर को बुलाओ। आप किसी से कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है? तो देखें, गो देयर, वहां जाओ। समझ नहीं यार? अब आप इसको क्या करना होता है? इस वाली मेन वर्ब से पहले आपको डू डस डिड का प्रयोग करना है। समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, किसका प्रयोग करना है? डू डस डिड। देखिए, डू गो देयर। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो यहां पर डस का प्रयोग करना है, यहां पर किसका? डिड का प्रयोग करना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ध्यान दें, मैं बोल क्या रहा हूं? डू का, डज का, डिड का, यही बोल रहा हूं ना। तो ध्यान देना, कभी भी डज ये इंपेरेटिव सेंटेंस में सेकंड पर्सन हो रहा है। मैंने जानबूझ करके मिस्टेक करके आपका ध्यान यहां प्रॉपर लाने के लिए बात कही है। डू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी डज नहीं आता है। समझ रहे हो मेरी बात के लिए? इंपेरेटिव सेंटेंस में डज का प्रयोग नहीं होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग भी नहीं होता है। समझ नहीं आ रहा है? कहेंगे सर आपने डू डज डिड, मैंने बोला है, इसीलिए बोला है कि आप फटाफट, क्या आपको पहले से पता है, लेकिन गलती करी है, गलती को सुधारा गया है वीडियो में, ताकि आपका प्रॉपर ध्यान रहे। डू डज डिड का प्रयोग करना सीखा गया है पहले वाले वाक्यों में, लेकिन बात चल रही है इंपेरेटिव की। इंपेरेटिव में डू डज डिड का प्रयोग तो होगा, लेकिन उसमें किसका? खाली डू का। यहां लिख लीजिए, केवल डू, डज, डिड।
समझ आ गया नहीं आ गया? केवल आपको डू का यूज करना है। किसका यूज करना है? डू का। क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव वाक्य का जब भी किसी को आप ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, वो आपके सामने सेकंड पर्सन यू होता है, और सेकंड पर्सन के साथ कभी डज नहीं आता है। और इंपेरेटिव का रूल और भी है, आप कहोगे सर जब डज नहीं आता है तो फिर डिड, और सेकंड फॉर्म नहीं आती है। कौन सी फॉर्म नहीं आती है? सेकंड फॉर्म भी नहीं आती है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये वाक्य स्टार्ट होते हैं। इसलिए हम किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। समझ नहीं है? कृपया मेरी सहायता करें, कृपया मेरी सहायता तो करो, क्या बोलेंगे? कृपया मेरी सहायता जरूर करो। समझ नहीं आ रहा है? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, प्लीज हेल्प मी। तो आप क्या करेंगे? प्लीज डू हेल्प मी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इतने वाले पोर्शन की परिभाषा भी अलग है, कॉन्सेप्ट भी अलग है, क्योंकि ये सेंटेंस इंपेरेटिव थे। कौन से थे? इंपेरेटिव थे। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। ठीक, अब आपको क्या करना है? यहां पर इस वाली वर्ब से पहले आपको क्या लगा देना है? डू। डू ओपन द, डू ओपन द विंडो। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ये इंपेरेटिव सेंटेंस थे। अब मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस लिखता हूं बोर्ड पर, उन वाक्यों को आप खुद बनाएंगे और देखेंगे कि आप उसे बना पाते हो या नहीं। हाँ स्टूडेंट्स, ये वाक्य आपको बनाने हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, मैं थोड़ा साइड में समझा दूंगा आपको, और बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अगर आप मालिकाना हक रखते हैं, वो वाले सेंटेंस अगर आपके पास आते हैं, जैसे आप कहते हैं मेरे पास कार है। आपने क्या बोला? मेरे पास कार है। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। क्लियर हो गया? अब आपको इसको एम्फेटिक वर्ब का यूज करना है। यहां पर क्या करेंगे? आई डू हैव अ कार। और भी कोई सेंटेंस देख लीजिए, देखें, उसके पास उसके पास पेन है। ही हैज अ पेन। अब इसमें क्या यूज करेंगे? आप देखें, ही डज, ही डज। तो ध्यान दें यहां क्या लिखा है? हैव। क्या लिखा है? हैज लिखा है। तो क्या अब आप बाद में क्या लगाएंगे? ही डज हैज? नहीं, ही डज हैज का यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे आप हैव का। ही डज हैव अ पेन। समझ नहीं आ रहा? ही डज हैव अ पेन। देखें, मोहन हैज अ बैग। मोहन के पास एक बैग है। अब आप इसके पहले वर्ब यूज करेंगे। देखें, मोहन डज हैव। समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। एक कॉन्सेप्ट आप उसके माध्यम से समझने की कोशिश करें। दूसरा ये कि जहां पर भी वर्ब में एस और यस लग जाता है, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमने हैव को फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखा है। किसके रूप में? फर्स्ट फॉर्म के रूप में। क्लियर? समझ नहीं है? क्योंकि हैज फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अगर यहां पर होता मोहन हैड अ कार, मोहन के पास एक कार है, थी। चलो इसको मैं बना ही दे रहा हूं आपको। मोहन हैड अ कार। ध्यान दें, अब इसमें क्या यूज करेंगे आप? मोहन डिड हैव अ कार। अब देखेंगे यहां तो हैड लगा था, सर ने यहां पर हैव लगा दिया है। ऐसा क्यों? बात से मेरा नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा हुआ है?
क्योंकि सेकंड फॉर्म एक बार लग चुकी है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, हैड कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं है। समझ में आ गया नहीं आ गया? और देख लीजिए एक सेंटेंस लिख लें आप, सीता हैड अ फोन, सीता हैड अ फोन, सीता डिड हैव अ फोन। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ये सेंटेंस थे आपके, आप इसको भी नोट कर लेंगे साथ साथ। ये 10 सेंटेंस मैंने हिंदी में दिए हैं, आप इनको इंग्लिश में वर्ब चेंज करेंगे, पहले जोरदार वाक्य बनाएंगे फिर ट्रांसलेट करेंगे। और मैं यहां पर 10 वाक्य और इंग्लिश टू इंग्लिश लिख रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में इंग्लिश में भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने इंग्लिश में सेंटेंस हैं और हिंदी में, इनको वाक्यों को आप जोरदार तरीके से चेंज करेंगे हिंदी में, फिर इंग्लिश में बनाएंगे आप। ठीक है, ये वाक्य पहले से ही मैंने इंग्लिश में दे रखे हैं, लेकिन ये एम्फैटिक वाक्य नहीं है, ये जनरल सेंटेंस है आपके सामने, जिनको आप चेंज करेंगे खुद चेंज करके और कॉपी पे नोट करके फिर मेरे पास सेंड करेंगे। और जल्दी मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर के आऊँगा, लिख दिया मैंने इसका नाम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रहेगा नॉन एम्फैटिक, जिनमें एम्फैटिक का यूज नहीं होगा लेकिन वो पहले से ही एम्फैटिक बने रहेंगे, उनको नॉन एम्फैटिक कैसे बनाना है। ठीक, लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।